अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान ने पीस डील साइन करी है। अब चाहे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो या फिर दोबारा बढ़ जाए, लेकिन उस बात का क्या जो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देश के लोगों से अपील की गई थी। जहां जरूरत ना हो फॉरेन ट्रेवल अवॉइड कीजिए, फ्यूल की बचत कीजिए, गोल्ड की अननेसेसरी खरीदारी से बचिए और इम्पोर्टेड चीजों की डिमांड जितनी हो सके कम रखिए। तो अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा अब तो सब नॉर्मल हो गया है, तो क्या मैं थाईलैंड घूमने जा सकता हूँ, गोल्ड खरीद सकता हूँ, इम्पोर्टेड आइटम ले सकता हूँ? लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर उस वक्त ऐसी अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऑयल का मेरे फॉरेन ट्रिप से क्या कनेक्शन है, गोल्ड खरीदने से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इंपोर्टेड चीजों का उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना है। और सबसे बड़ा सवाल, हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे घर का मंथली बजट तक कैसे पहुंच जाता है। तो चलिए आज इन सारे कनेक्शन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स का नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करता है। और जब दुनिया को लगता है कि ऑयल सप्लाई कभी भी डिसरप्ट हो सकती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का बाहर से इंपोर्ट करता है और उस ऑयल की पेमेंट रुपये में नहीं डॉलर में करता है। अब मान लीजिए कल तक एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $70 थी, आज वही $80 की हो गई। पहली नजर में लगेगा सिर्फ $10 ही तो बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक $1 प्रति बैरल इंक्रीमेंट भी इंडिया के ऊपर $1.5 से $2 बिलियन का एनुअली खर्चा बढ़ाता है। और यहीं से शुरू होती है पूरी स्टोरी। सोचिए, आपके घर की मंथली सैलरी फिक्स है और अचानक घर का रेंट बहुत बढ़ जाए, क्या होगा? आप शॉपिंग पोस्टपोन करेंगे, बाहर खाना कम कर देंगे, एंटरटेनमेंट कम कर देंगे, शायद वेकेशन भी पोस्टपोन कर दें। बिल्कुल इसी तरह से कंट्रीज भी काम करती है, बस डिफरेंस इतना है, आपका घर रुपीज में चलता है और कंट्रीज की शॉपिंग डॉलर में चलती है। जब ऑयल महंगा होता है, इंडिया को पहले से ज्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं और जब डॉलर्स का आउटफ्लो बढ़ने लगता है, तब प्रेशर पड़ता है फॉरेक्स रिजर्व्स पर। लेकिन एक मिनट, ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? क्या वही जो पाकिस्तान के पास नहीं है? जी हाँ, लेकिन आइए इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का इमरजेंसी सेविंग अकाउंट है, बस फर्क सब इतना है कि अकाउंट्स में रुपीस नहीं डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसीज होती है। इसी रिजर्व से इंडिया ऑयल खरीदता है, मेडिसिन इंपोर्ट करता है, मशीन इंपोर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश भी करता है। मतलब जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल का बिल नहीं बढ़ता, इंडिया के डॉलर्स भी पहले से ज्यादा खर्च होने लगते हैं। और जब एक ही जगह इतने ज्यादा डॉलर खर्च होने लगे तो नेचुरली एक सवाल खड़ा होता है, बाकी जगह डॉलर का खर्चा कैसे कम किया जाए। और यहीं से गोल्ड और फॉरेन ट्रेवल का कनेक्शन शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले गोल्ड को समझते हैं। इंडिया सिर्फ ऑयल नहीं इंपोर्ट करता, गोल्ड भी बाहर से इंपोर्ट करता है। और जिस तरह ऑयल की पेमेंट डॉलर में होती है, बिल्कुल उसी तरह गोल्ड की पेमेंट भी डॉलर में होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो गोल्ड जूलर से खरीदता हूँ, तो इंडिया को गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जूलर के पास गोल्ड हवा से नहीं आता। जितनी गोल्ड की डिमांड हम और आप लोग क्रिएट करते हैं, उतना ही गोल्ड इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और उस इंपोर्ट की पेमेंट भी डॉलर में होती है। और जब फॉरेक्स रिजर्व पहले ही प्रेशर में है, तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है। यानी ऑयल और गोल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन डॉलर का है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेवल की। हो सकता है आप सोच रहे हो, मेरी वेकेशन से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? जब भी आप फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, आप अपने रुपीस को डॉलर, यूरो और किसी भी फॉरेन करेंसी, जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं और उस देश में जाकर उसी करेंसी को खर्च करते हैं। इसका मतलब इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। एक इंसान से शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जब लाखों लोग एक ही वक्त फॉरेन ट्रेवल करते हैं, तो इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन हो सकता है अब आपके दिमाग में एक सवाल हो, ठीक है, ऑयल महंगा हुआ, डॉलर ज्यादा बाहर गया, गोल्ड का कनेक्शन भी समझ आ गया, फॉरेन ट्रेवल का भी कनेक्शन समझ आ गया, लेकिन मेरे मंथली बजट में इसका इफेक्ट कैसे होता है? मैं तो ना ऑयल इंपोर्ट करता हूँ, मैंने तो कार भी ईवी ले ली है और ना ही मैं डॉलर में पेमेंट करता हूँ, फिर भी ऐसी वॉर सिचुएशन में महंगाई की बात क्यों आने लगती है? इसका जवाब है चेन रिएक्शन। देखिए, ऑयल सिर्फ आपकी कार का फ्यूल नहीं है, ऑयल पूरी इकोनॉमी का फ्यूल है। ट्रक्स डीजल से चलते हैं, शिप्स फ्यूल ऑयल से चलते हैं, एरोप्लेन एविएशन फ्यूल से चलता है। इसलिए जब भी ऑयल महंगा होता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल पहुंचाना महंगा हो जाता है, शिपिंग कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता है और धीरे धीरे ये कॉस्ट पूरी सप्लाई चेन में फैलने लगती है। अब ध्यान दीजिए, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी या कोई दुकानदार ये कॉस्ट अपनी जेब से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे इस कॉस्ट को प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करता रहता है और हर स्टेज पर धीरे धीरे एडेड हुई हुई प्राइस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनके आपके मंथली बजट में आती है। इसलिए हजारों किलोमीटर दूर चल रहा कॉन्फ्लिक्ट आपके घर का ग्रोसरी बिल भी अफेक्ट कर देता है। और शायद अब आपको वो लाइन समझ आ गई होगी, आखिर में क्राइसिस का असर आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कल मिडिल ईस्ट में फिर से ऐसा कोई क्राइसिस आ जाए तो क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? सच ये है, इंडिया ने इस बार तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी सिर्फ एक जगह नहीं, कई लेवल्स पर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केट कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL को एवरेज LPG बफर को 18 दिन से बढ़ाकर 30 दिन ले जाने के इंस्ट्रक्शन दिए। अगर हफ्तों की सप्लाई भी रुक जाए तो इमरजेंसी स्टॉक बना रहे। लेकिन सिर्फ स्टोरेज बढ़ा देना ही सॉल्यूशन नहीं है, अगर डिपेंडेंसी वही रही तो रिस्क भी वही रहेगा। इसीलिए इंडिया ने अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। अमेरिका से LPG इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रशिया से क्रूड ऑयल का शेयर भी बढ़ा है और नए सप्लायर्स के साथ भी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, किसी एक रीजन या किसी एक शिपिंग
सोर्सिंग रूट पर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नए सप्लाईज ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि सबसे सिक्योर एनर्जी वही होती है जो आप अपने देश में प्रोड्यूस करते हो। इसीलिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि जितना कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा उतना ही कम डॉलर बाहर जाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट क्राइसिस से सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी का टेस्ट नहीं होता, डिप्लोमेसी का भी टेस्ट होता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, कहीं इजराइल, कई गल्फ कंट्रीज, और सबके साथ इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। जब ये देश एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो सबके साथ इक्वली स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करना बिल्कुल आसान नहीं होता, और इसीलिए इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को भी बहुत केयरफुली बैलेंस करने की कोशिश करता है, ताकि हर सिचुएशन में उसके पास ऑप्शन खुले रहे। तो अब आपके मुद्दे की बात पे आते हैं। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो क्या आप थाईलैंड घूमने जा सकते हैं? बिल्कुल। बस अब थाईलैंड ने इंडिया के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी है। क्या ज्वेलरी खरीद सकते हैं? बिल्कुल, अगर गोल्ड का प्राइस आपके बजट में है तो। बस याद रखिए, क्राइसिस ग्लोबल होता है, लेकिन उसका बिल हर देश अपने तरीके से भरता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक्सप्लेनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट ही एक्सप्लेनिया की बैकबोन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।